हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं अतिथि व्याख्याता नीति, है ना, 2024 को उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जो अनुमोदन किया गया है। अभी हाल ही में जो कैबिनेट का बैठक हुआ था उसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि उच्च शिक्षा विभाग में जो गेस्ट लेक्चरर पॉलिसी 2024 का अनुमोदन कर दिया गया है। इसी को हम डिटेल में समझेंगे। जैसा कि हम लोगों ने देखा था, अभी जो ओपी चौधरी हैं, जो हमारे छत्तीसगढ़ सरकार में वित्त मंत्री, उनके द्वारा इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया गया था कि कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है और उच्च शिक्षा विभाग में अतिथि व्याख्याता नीति 2024 का अनुमोदन कर दिया गया है। तो इसी को भी समझेंगे और साथ ही साथ मैं बता दूं, अभी हाल आज के न्यूज़पेपर आर्टिकल में भी आया था, अतिथि व्याख्याता का चयन करेगी कमेटी, 30 से 50 हज़ार रुपए तक का मिलेगा मानदेय। इसको भी डिटेल में समझेंगे। और अभी, है ना, अभी 21 जून अभी शाम को ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन अब आ चुका है छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा, मंत्रालय के द्वारा। देखिए यहाँ पर इसमें पूरा डिटेल में बताया गया है अतिथि जो व्याख्याता नीति 2024 का रूल्स एंड रेगुलेशंस को बताया गया है, किस आधार पर मेरिट सूची बनेगी और किस आधार पर हम इसमें सीधी भर्ती होगी, है ना। इन चीज़ों को भी देखेंगे, पूरा डिटेल में देखेंगे क्या क्या कंडीशंस है गेस्ट लेक्चरर बनने के लिए, क्या चीज़ें चाहिए, सेट नेट क्वालिफाइड इंपॉर्टेंट हो जाता है अब। हर एक चीज़ को भी हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो साथ ही साथ मैं बता दूं, इस वीडियो लेक्चर में हम ये भी देखने वाले हैं कि बहुत सारे लोगों का डाउट्स था कि सर असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती होगी कि नहीं होगी, इस पर भी हम बात करेंगे, है ना। क्योंकि अगर अतिथि व्याख्याताओं की भर्ती की जा रही है, अतिथि व्याख्याता नीति 2024 का अनुमोदन कर दिया गया है, तो क्या रेगुलर जो भर्ती होने वाला था सीधी भर्ती सीजीपीएससी के थ्रू, अब उसको उसमें क्या रोक दी जाएगी कि नहीं रोकेगी, इसको भी समझेंगे। और साथ ही साथ मैं भी बता दूं, अब मैं बताना इस अब से जो अतिथि व्याख्याता नीति 2024 जो अनुमोदन किया गया है ना, अब उसमें सेट या नेट अगर आपको क्वालिफाइड है, अगर आप पीएचडी है, तो आपको बेनिफिट्स मिलने वाला है। इसमें डिफरेंस है, पहले जो अतिथि व्याख्याताओं, है ना, जो इस कॉलेज में जो पढ़ाते थे अतिथि व्याख्याता में, गेस्ट लेक्चरर में, उसमें नेट या सेट कंपलसरी नहीं था। लेकिन अब क्या है, नेट या सेट अगर कंपलसरी है आपको, तो आपको ज़्यादा सैलरी मिलने वाला है। इन सब चीज़ों को भी देखेंगे इस और पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। साथ ही साथ अतिथि व्याख्याता और अतिथि शिक्षण सहायक में भी डिफरेंस है, इसको भी इस वीडियो लेक्चर में पूरा डिटेल में हम समझने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और पूरा समझते हैं अतिथि व्याख्याता नीति 2024 को, जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा जिसका अनुमोदन कर दिया गया है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, तो ये देखिए न्यूज़पेपर आर्टिकल का था ये। तो न्यूज़पेपर आर्टिकल को भी देख लेते थोड़ा सा। तो अतिथि व्याख्याताओं का चयन करेगी कमेटी, 30 से 50 हज़ार रुपए तक मिलेगा मानदेय। तो देखिए इसमें पूरा डिटेल में लिखा है कि प्रदेश में नई शिक्षा अतिथि व्याख्याता नीति घोषित कर दी गई है और उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेजों में जिन विषय शिक्षकों की कमी है वहां जरूरत के अनुसार इनकी नियुक्ति तत्काल की जाएगी। तो अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति कहाँ पर की जाएगी, जहां पर असिस्टेंट प्रोफेसरों की रेगुलर पोस्ट है लेकिन अभी वैकेंसी खाली है, तो उनके जगह गेस्ट लेक्चरर के थ्रू अपना, है ना, कॉलेज का पढ़ाई मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा अतिथि व्याख्याता, जो पहले भी चलता था गेस्ट लेक्चरर चलता था, बट उसमें कुछ चेंजेस किया गया पॉलिसी में, न्यू पॉलिसी में कुछ चेंजेस किया गया, उसी सब चीज को हम लोग देखने वाले हैं, है ना। इसको देखेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है मानदेय की बात कहा गया है यहाँ पर, अतिथि व्याख्याता और अतिथि शिक्षण सहायक दो टर्म आ गया। अब पहले अतिथि व्याख्याता बस था, गेस्ट लेक्चरर था, लेकिन अब क्या है, अतिथि शिक्षण सहायक भी लेकर के आया है गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें समझेंगे, जैसे अतिथि व्याख्याताओं को 40 से अगर 45 मिनट का लेक्चर लेते हैं तो 400 रुपये मिलने वाला है ना। ये 300 रुपये मिलेगा अतिथि शिक्षण सहायक को। इसको भी अभी डिटेल में हम समझेंगे पूरा, जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी हम लोग देखने वाले हैं। तो न्यूज़पेपर आर्टिकल में था। अब हम चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, जो छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा अभी लागू कर दिया गया है ना। देखिए यहाँ पर आज ही के डेट में 21 जून छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय के थ्रू, देखिए 20 तारीख के डेट में बना है ये। तो आयुक्त को लेटर गया है, कहाँ से गया है, अवर सचिव से गया है, मतलब मंत्रालय से संचालनालय को लेटर भेज दिया गया है कि उच्च शिक्षा संचालनालय को लेटर भेज दिया गया है कि आप उच्च शिक्षा विभाग में अतिथि व्याख्याता नीति 2024 जारी करने बाबत। तो इसी नीति के तहत अब आपको अतिथि व्याख्याताओं की भर्ती करनी है किसी भी कॉलेजेस में, है ना, जिसका अनुमोदन मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत कर 19 जून को, है ना, देख सकते हैं, है ना, अनुमोदन कर दिया गया था। ठीक है, अब हम चलते हैं पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस पे चलते हैं। अतिथि व्याख्याताओं की जो पॉलिसी है, अतिथि व्याख्याता नीति पॉलिसी जो 2024 में क्या क्या मुख्य बातें हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज को हम इस वीडियो लेक्चर में समझने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले अभी जो क्या था, वर्तमान में जो राज्य के राजकीय विश्वविद्यालय, शासकीय महाविद्यालयों में प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, इन सब का पोस्ट क्या, नियमित पद रिक्त होने के कारण विश्वविद्यालय महाविद्यालय के छात्र छात्राओं का अध्यापन, प्रायोगिक, खेलकूद, पुस्तकालय, अन्य कार्य प्रभावित हो रहे थे। तो सिंपल सी बात है, अगर पोस्ट खाली रहेगा, है ना, तो छात्र छात्राओं को अध्यापन में, प्रायोगिक, खेलकूद आदि सब में प्रॉब्लम हो रहा था। इसी को ध्यान में रखते हुए अतिथि व्याख्याता नीति 2024 लाया गया है। इसमें क्या लिखा गया, देखिए, अतिथि व्याख्याता, अतिथि ग्रंथपाल, अतिथि क्रीड़ा अधिकारी की व्यवस्था की जाएगी एवं निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता
उपलब्ध न होने की स्थिति में अतिथि शिक्षण सहायक, अतिथि ग्रंथालय सहायक और अतिथि क्रीड़ा सहायक की व्यवस्था की जाएगी। मैं एक चीज़ और बता दूं कि इस बार जो अतिथि व्याख्याता जो पॉलिसी लाया गया है, नीति लाया गया है ना, इसमें अब स्पोर्ट्स ऑफिसर का अगर पोस्ट खाली है तो भी डायरेक्टली आप अतिथि क्रीड़ा अधिकारी का होने वाला है। अगर आपका लाइब्रेरियन का पोस्ट खाली है तो उसमें भी अतिथि ग्रंथपाल का, आपको गेस्ट लाइब्रेरियन का अब इस बार भर्ती होने वाली है, सीधी भर्ती होगी, पॉलिसी होगी। ठीक है, तो ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप सिंपल समझिए, अतिथि गेस्ट मतलब आप समझ लीजिए कि आपको क्लास के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा, रेगुलर पोस्ट नहीं है ना। रेगुलर भर्ती डिफरेंट है, जो डायरेक्टली भर्ती होता है परमानेंट जो सीजीपीएससी के थ्रू होगा वो अलग है। अभी क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही चलता है। अतिथि व्याख्याता नीति 2024 जो लाया गया है ना गेस्ट लेक्चरर के लिए, तो इसमें क्या होगा, आपको जितने आप क्लास लेते हैं मैक्सिमम 4 क्लास लेने की बात कही कि उसके हिसाब से आपका मानदेय आपका मिलता है। ठीक है, ये हर साल चेंजेस होते रहेगा। ठीक, इसको समझते हैं अभी। तो देखिए, अतिथि व्याख्याता एवं अन्य वर्ड यूज किया जाएगा। इसको कब से लागू किया जाएगा? सत्र 2024-25 के शिक्षा सत्र से लागू होगी एवं आगामी आदेश तक ये प्रभावशील रहेगा। ठीक है, इसी सत्र से लागू कर दिया जाएगा। अब देखिए, अतिथि व्याख्याता एवं अन्य के लिए रिक्त पदों की गणना कैसे करेंगे? तो सिंपल सी बात है, किसी भी कॉलेज में जो नियमित स्वीकृत नियमित प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल, क्रीड़ा अधिकारी के रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि व्याख्याता, अतिथि ग्रंथपाल, अतिथि क्रीड़ा अधिकारी, इन सबके सहायकों का आपको स्वीकृत क्या किया जाएगा? सहायक रख सकते हैं। मतलब जो पोस्ट कॉलेज में ऑलरेडी है, जिसमें वैकेंसी खाली हुई है, उसी पोस्ट में आपको अतिथि व्याख्याता का भर्ती देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं बोला इस बार ग्रंथपाल, क्रीड़ा अधिकारी के लिए भी है ना, उस शिक्षक सत्र में अतिथि व्याख्याता अन्य के लिए रिक्त पदों की संख्या मानी जाएगी। तो इस बार लाइब्रेरियन और स्पोर्ट्स ऑफिसर का भी भर्ती होने वाला है। ठीक है, ये हो गया। अब हम देख लेते हैं विज्ञापन आमंत्रण की प्रक्रिया। तो सिंपल सी बात है, कैसे होगा, है ना। तो किसी भी कॉलेज अपनी एक व्यवस्था करेगी, एक समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति के गठन करने के बाद 5 से 6 सदस्य समिति में सम्मिलित होंगे। समिति में कुलपति द्वारा नामित अधिकारी अथवा विश्वविद्यालय अध्ययनशाला के विभागाध्यक्ष, महाविद्यालय के प्राचार्य या वरिष्ठतम शिक्षक उसके अध्यक्ष होंगे और एक एक सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिला वर्ग से होंगे। तो जो कमिटियां, हर कॉलेज स्तर पे कमेटियां बनेंगी, समिति बनेगी, जिनके मार्गदर्शन पे ही इनकी नियुक्ति या सीधी भर्ती होगी, है ना। यहाँ पर मतलब इनकी अतिथि व्याख्याताओं की भर्ती होंगी। ठीक है, तो इसमें अलग अलग कंडीशन है कि अनुसूचित जाति, एसटी, एससी, ओबीसी और महिला वर्ग से भी कमेटी में होने चाहिए और एक सीनियर जो वहाँ के प्राचार्य होंगे या फिर वरिष्ठतम जो कॉलेजेस के जो प्रोफेसर होंगे उनके अध्यक्ष होंगे, यानी इनकी देखरेख में ही आपको क्या होगा, भर्ती होगा। ठीक है, तो समिति द्वारा रिक्त पदों की गणना कर विषय वाला अतिथि व्याख्याता अन्य हेतु विज्ञापन तैयार किया जाएगा। जैसे कि जो विज्ञापन आता है हर कॉलेज का, उसी प्रक्रम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक चीज और लिखा है, आयुक्त लिखा है ना यहाँ पे, आयुक्त उच्च शिक्षा कार्यालय द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही के लिए सॉफ्टवेयर या ऐप तैयार किया जा रहा है। तब इनके लिए भी, अतिथि व्याख्याताओं के लिए भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है, जिसमें इनकी अलग से जानकारी, जो कार्यवाही के लिए ऐप तैयार किया जा रहा है। और सॉफ्टवेयर ऐप तैयार होने तक की आवेदनकर्ता निर्धारित अंतिम तिथि तक अपना आवेदन संबंधित संस्था में पंजीकृत या रजिस्टर्ड डाक द्वारा अपने स्वयं प्रस्तुत कर सकेंगे। तो जिस भी कॉलेज में वैकेंसी आएगा वहां पर डाक के माध्यम से आप जाकर के जो भी नोट है ना, अपना एप्लीकेशन प्रस्तुत कर सकेंगे। ठीक है, और उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया जा रहा है। अगर सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं हो पा रहा है तब तक के लिए क्या, ऐप तैयार होने तक लिखे ना, सॉफ्टवेयर ऐप तैयार होने तक, जब तक सॉफ्टवेयर या ऐप्स तैयार नहीं हो जाता तब तक आप कॉलेज स्तर पर डाक के माध्यम से, पंजीकृत डाक के माध्यम से, रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आप जमा करके प्रस्तुत होकर के आप एडमिशन ले पाएंगे। ठीक है, एडमिशन मतलब भर्ती हो पाएगा आपका। ठीक है, और 3 दिनों के भीतर जो भी कार्यवाही इसको पढ़ सकते हैं आप डिटेल में। हमें मेन इंपॉर्टेंट चीज हम उसको देख लेते हैं, है ना। उसके बाद प्रावधान के अनुसार मेरिट सूची तैयार की जाएगी। अब देखिए, हमें मेरिट सूची को हमें समझना है। मेरिट सूची है ना, अब देखिए यहाँ पर लिखा है, अनुभव प्रमाण पत्र एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम 5 माह कार्य किया जाना अनिवार्य है। अगर आप किसी शैक्षणिक सत्र में 5 माह कम से कम पढ़ा है तभी जा करके आपको अनुभव का आपका काउंट होगा, अनुभव प्रमाण पत्र आपका मिलेगा। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पर न्यूनतम स्नातकोत्तर में न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए आपके, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन सब के लिए क्या है, 50% अंक होने चाहिए। ठीक है, ये यूजीसी का रूल है, इसको तो हम लोग जानते हैं। और आयु का भी दिया है 65 वर्ष, और अतिथि ग्रंथपाल के लिए 62 वर्ष तक का ये देख रहे हैं ना। अब हम देख लेते हैं किस आधार पर मेरिट सूची बनेगी, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, मेरिट हेतु जब आप किसी भी कॉलेजेस में जब अप्लाई कर देंगे, एप्लीकेशन प्रस्तुत कर देंगे ना, उसके बाद मेरिट सूची बनेगी। जो कमेटियां हैं वो कमेटी गठित की गई इसीलिए ताकि उन लोग इन चीज़ को देख करके आप एक मेरिट सूची बनाई जाएगी, फिर उसको कॉलेज के नोटिस बोर्ड में और वेबसाइट में अपलोड किया जाएगा। उसके आधार पर फिर आपको 3 दिन के अंदर में आपको क्या करना है, वहाँ पर ज्वाइन करना है, नियुक्ति हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, मेरिट
हेतु अंकों का निर्धारण, तो ये इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के लिए 240 अंक रहेगा, इसमें साक्षात्कार भी है। और शेष राजकीय विश्वविद्यालय के लिए 160 रहेगा, 20 अंक साक्षात्कार रखा गया है। और महाविद्यालयों के लिए कुल 140 अंक है, जिसमें से इस 40 अंक को नीचे में भी देखेंगे हम, है ना। तो ये फर्स्ट वाला सेक्शन किसका है, 140 अंक। जो अभी देखिए मैं एक बार और क्लियर कर देता हूं, जो खैरागढ़ यूनिवर्सिटी में अगर आपको असिस्टेंट अतिथि व्याख्याता में या गेस्ट लेक्चरर में आपको पढ़ाना है ना, तो उसमें 100 अंक का क्या है, एक एक्स्ट्रा इंटरव्यू होगा। और शेष यूनिवर्सिटी जैसे पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटीज हो गया, बिलासपुर यूनिवर्सिटीज हो गया, कि कोई भी अगर यूनिवर्सिटीज में आप डायरेक्टली गेस्ट लेक्चरर में अप्लाई करते हैं तो आपको 20 नंबर का इंटरव्यू देना पड़ेगा। और बाकी 140 नंबर है, 140 नंबर वो सभी के लिए सेम रहेगा, है ना। और जो 140 नंबर, अब अगर आप किसी भी स्टेट कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ की बात नहीं कर रहा हूं, अगर किसी कॉलेजेस में अगर आप गेस्ट लेक्चर में अप्लाई करते हो तो 140 नंबर में आपको फिर आपका मेरिट सूची बनेगा। क्लियर। तो अगर आप स्टेट कॉलेजेस में अप्लाई करते हैं तो 140 नंबर का मेरिट सूची बनेगा, जिसका डिटेल अभी दिया गया है किस आधार पे उस अंकों का विभाजन है। और अगर आप खैरागढ़ यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो 140 अंक, तो ये जो रूल्स हैं भी जो हम लोग नीचे में देखेंगे उसके अकॉर्डिंग होगा। साथ में 100 नंबर का इंटरव्यू भी उसमें इंक्लूड किया जाएगा खैरागढ़ यूनिवर्सिटी के लिए। और शेष बाकी यूनिवर्सिटीज के लिए 140 अंक जो नीचे में भी देखेंगे, और साथ में 20 अंक का इंटरव्यू हो करके मेरिट सूची बनेगी। तो यूनिवर्सिटीज के लिए थोड़ा डिफरेंट रूल है, 140 तो सबके लिए समान है। और जो स्टेट कॉलेजेस में है उसमें इंटरव्यू नहीं है, इस चीज को याद रखेंगे। जो स्टेट कॉलेजेस में अगर आप गेस्ट लेक्चरर में अप्लाई करते हैं ना, तो वहां पर इंटरव्यू नहीं होगा, वहां पे सिर्फ 140 नंबर का आपको अंक विभाजन किया गया है, उसी के आधार पे आपको मेरिट सूची बनने वाली है। अब इसी को हम लोग पूरा डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होगा। अब चलिए समझते हैं। तो देखिए पीएचडी, अगर आपने पीएचडी किया हुआ है तो आपको 30 अंक डायरेक्ट मिल जाएगा। अगर आपने नेट या सेट क्वालिफाइड है तो आपको 20 अंक मिलने वाला है। अगर आप एमफिल किए हुए हैं तो आपको 15 नंबर डायरेक्ट आपकी सूची में जुड़ जाएगा, मेरिट सूची में आपको इतना नंबर मिलने वाला है, ठीक है। अब देखिए स्नातकोत्तर स्तर पर अगर आपने मैक्सिमम 50 अंक मिलेगा आपको पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी सब्जेक्ट में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, अगर उसमें आपका परसेंटेज कितना है, 55% है। अगर आपका परसेंटेज कितना है, 55% है, तो आपको 5 नंबर मिलेगा। उसके बाद 56 से लेकर 100% तक एक एक प्रतिशत के लिए एक एक अंक आपको दिया जाएगा। इसको भी समझ लेते हैं। जैसे आपको मान लीजिए 65% है, तो 65% है, इसमें 55% के लिए आपको कितना नंबर मिल गया, 5 अंक मिल गया, है ना। अब उसके बाद 56 से लेकर के 56 से लेकर के 65 तक हर एक परसेंट के लिए आपको मान लेते हैं 56 से लेकर 65 तक कितना हो जाएगा, 10 नंबर आपको मिलने वाला है, क्योंकि हर एक 56 के लिए एक, 57 के लिए एक नंबर। तो जितने भी परसेंटेज आपका इंक्रीज होते जाएगा 55% के बाद, हर एक परसेंट के लिए 1% के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। तो 10% है तो 10 नंबर, टोटल मिला करके 15 अंक आपका हो जाएगा। तो इसी आधार पे आपका जो भी परसेंटेज है पोस्ट ग्रेजुएशन में, वो भी मेरिट सूची में उसके आधार पर आपको अंक मिलने वाला है। क्लियर है ये। अब देख लेते हैं थोड़ा सा और, यहाँ पर एक पीएचडी के लिए दिया है, शोध पत्रों के प्रकाशन हेतु अधिकतम 10 अंक। अब देखिए अगर आपने पीएचडी किया है, एमफिल किया है, में प्रकाशित शोध पत्रों को छोड़कर अगर आप पीएचडी डिग्री ले रहे थे, है ना, जब आप पीएचडी कर रहे थे, जब आप उस टाइम आप जो भी पेपर आपने पब्लिश किया होगा उसको छोड़ करके, उसके अलावा अगर आप जो आपके पीएचडी डिग्री में यूज हो चुका है, जो आपके एमफिल डिग्री में यूज हो चुका है, उस शोध पत्रों को छोड़कर और एक्स्ट्रा अगर आपने रिसर्च पेपर रिसर्च कर रहे हो अभी, तो उस रिसर्च पेपर यूजीसी केयर जनरल्स में अगर प्रकाशित होता है तो प्रत्येक शोध पत्र पर आपको 2 नंबर मिलने वाला है। क्लियर है। जो पीएचडी और एमफिल के दौरान जो आपको शोध पत्र आपने जो प्रकाशित किया है, पब्लिश किया, उस पर नंबर नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर आपने हर एक जितने भी आपने यूजीसी केयर जनरल्स पे अगर प्रकाशित कर रहे हैं शोध पत्र, तो उस पर 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। जनरल पर प्रकाशित प्रत्येक शोध पत्र पर 2 नंबर, ठीक। और अनुभव के लिए देखिए, अब अनुभव के लिए 30 अंक है। तो शासकीय महाविद्यालयों में एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम 5 माह अध्यापन कार्य पूर्ण करने पर, देखिए अगर आप इससे पहले किसी भी महाविद्यालय में एज अ गेस्ट लेक्चरर आपने पढ़ाया है किसी भी कॉलेजेस में, तो कम से कम 5 महीने आपको पढ़ाना है। अगर आप 5 महीने से ज़्यादा पढ़ाए हैं तब जाकर के आपको अनुभव प्रमाण पत्र मिलेगा। और हर एक साल एक शैक्षणिक सत्र के लिए एक सेशन में आपने पढ़ाया है तो 5 नंबर आपको मिलने वाला है। इसी प्रकार से आपको टोटल 30 नंबर, मतलब आप 6 पंचे 30, 6 साल का अनुभव प्रमाण पत्र इसमें दे सकते हैं। तो हर एक साल के अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर 5-5 नंबर आपको मिलेगा। तो इन सब अंकों को जोड़ने के बाद आपका मेरिट सूची बनेगी और उसी मेरिट सूची को नोटिस बोर्ड में लगाया जाएगा। उसी के आधार पर आपको नियुक्ति दी जाएगी अतिथि व्याख्याताओं में गेस्ट लेक्चरर के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा मेरिट सूची को मैंने डिटेल में समझा दिया है। अब हम समझ लेते हैं इसका अगला प्रोसीजर, ठीक।
अब देखिए अतिथि व्याख्याता किसको बोलेंगे, अतिथि ग्रंथपाल, अतिथि क्रीड़ा अधिकारी की वरीयता सूची में प्राथमिकता का क्रम निम्नानुसार होगा। तो देखिए 3 श्रेणी बनाया गया है अतिथि व्याख्याताओं के लिए। ये अतिथि शिक्षण सहायक अलग है, इसके बारे में बात करूंगा भी, है ना। तो अतिथि व्याख्याताओं की 3 श्रेणी है, ऐसे कैंडिडेट जो पीएचडी किया हुआ है, ऐसे कैंडिडेट जो नेट सेट क्वालिफाइड है, ऐसे कैंडिडेट जो एमफिल धारक है। तो ये 3 अलग अलग श्रेणियां बनाई गई है, इस चीज को याद रखेंगे। श्रेणी 1 में कौन है, जो पीएचडी किया हुआ है। श्रेणी 2 में क्या है, जो नेट सेट परीक्षा उत्तीर्ण की है। और जो श्रेणी 3 में कौन है, संबंधित विषय में जो एमफिल धारक है। 3 श्रेणी हो गया। उसके बाद इन सबको क्या कहलाएगा, देखिए अब यहाँ पर क्लियर हो जाए, अब यहाँ पर से कंफ्यूजन नहीं होगा। जो अतिथि व्याख्याता और अतिथि शिक्षण सहायक में डिफरेंस क्या है, देखिए अगर आपने पीएचडी किया है, नेट सेट क्वालिफाइड है, एमफिल है, तो आपको क्या कहलाओगे, आपको कहे जाएंगे अतिथि व्याख्याता कहलाएगा आप, है ना। अतिथि व्याख्याता अगर नॉर्मल सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में अगर पढ़ाना है तो। लेकिन अगर आप ग्रंथपाल लाइब्रेरी साइंस में अगर एम लिब किए हैं, आपने एम लिब होता है ना, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस है ग्रंथपाल के लिए, उसके बाद आपका पीएचडी है, आपका एमफिल है या फिर नेट सेट है, तो आपको क्या कहलाओगे, आप अतिथि ग्रंथपाल कहलाओगे, अतिथि ग्रंथपाल कहलाओगे। वैसे सेम अगर आप स्पोर्ट्स ऑफिसर में जो पीजी डिग्री किए हैं आपने, उसमें पीएचडी नेट सेट है, तो आप क्या कहलाओगे, अतिथि क्रीड़ा अधिकारी कहलाओगे। लेकिन अगर इसमें से कोई भी नहीं, आपके पास पीएचडी भी नहीं है, ना नेट सेट भी क्वालिफाइड नहीं है, ना एमफिल है आपके पास, तो आप क्या कहलाओगे, अतिथि शिक्षण सहायक या फिर अतिथि ग्रंथपाल सहायक या अतिथि क्रीड़ा सहायक कहलाने वाले हैं। अब देखिए इसके लिए क्या कंडीशन है, देख लेते हैं। यहाँ पर इसमें लिखा है अतिथि शिक्षण सहायक, ग्रंथालय सहायक, क्रीड़ा सहायक के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित शैक्षणिक अर्हता अनुसार स्नातकोत्तर स्तर पर 55% अंक होने चाहिए, परंतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को न्यूनतम 50% होना चाहिए। तो आपके पास पीएचडी भी नहीं है, आपके पास नेट सेट भी आपने क्वालिफाइड नहीं किया है, और आप एमफिल भी नहीं है, तब आप सिर्फ आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है, पीजी आपने किया है, स्नातकोत्तर किया है, तो आपके लिए कंडीशन ये है कि आपका 55% होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी से हैं तो। अगर एसटी एससी या दिव्यांगजन है तो आपका 50% होना चाहिए। और अतिथि व्याख्याता नहीं मिलने की स्थिति में फिर अतिथि शिक्षण सहायकों के थ्रू आपको क्या किया जाएगा, नियुक्ति दी जाएगी। तो ये डिफरेंस है अतिथि व्याख्याता और अतिथि शिक्षण सहायक में, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अतिथि व्याख्याता हम समझ गए, अतिथि शिक्षण सहायक और ग्रंथालय को भी हम लोग पूरे डिटेल में समझ गए क्या डिफरेंस है। अब देखिए इसका मेन आता है, तो विश्वविद्यालय महाविद्यालय में सर्वप्रथम अतिथि व्याख्याता। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, विशेष टिप में देखिए, विश्वविद्यालय या फिर कॉलेजों में सर्वप्रथम अतिथि व्याख्याता, अतिथि ग्रंथपाल, अतिथि क्रीड़ा अधिकारी की व्यवस्था की जाएगी। इसमें भी क्या है, श्रेणी 1 के अभ्यर्थियों का नाम पर सर्वप्रथम विचार किया जाएगा। तो पीएचडी वालों पर सर्वप्रथम विचार किया जाएगा। इस श्रेणी का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध ना हो तो क्रमशः श्रेणी 2 एवं श्रेणी 3 के अभ्यर्थियों के नामों पर विचार किया जाएगा। अगर श्रेणी 1 के अभ्यर्थी मिल जाता है तो श्रेणी 1 को दिया जाएगा, अगर ना हो तो, उपलब्ध ना हो तो श्रेणी 2 और श्रेणी 3 पर विचार किया जाएगा। उक्त तीनों श्रेणी में अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर ही अतिथि शिक्षण सहायक, अतिथि ग्रंथालय सहायक, अतिथि क्रीड़ा सहायक की व्यवस्था हेतु शेष अभ्यर्थियों के नामों पर विचार किया जाएगा। तो अगर आपका पीएचडी वाले नहीं है, नेट सेट वाले नहीं है, तब जाकर के फिर ओनली पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को ही विचार किया जाएगा, ठीक है। 3 चीज़ों को भी याद रखेंगे आप, ये हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है समिति द्वारा संबंधित मार्कशीट उपाधि का सत्यापन करने के दिनांक से वरीयता क्रम में संशोधन एवं बढ़े हुए मानदेय के लाभ की पात्रता होगी। अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य द्वारा यदि चालू शिक्षा सत्र में उच्च शैक्षणिक अर्हता अर्जित की जाती है तो समिति द्वारा संबंधित मार्कशीट, है ना, मानदेय की पात्रता होगी। इस हेतु संस्था प्रमुख के समक्ष प्रमाण सहित आवेदन प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा भी है, अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित महाविद्यालयों में उपर्युक्त वर्णित श्रेणियों में निर्धारित योग्यता वाले आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर अतिथि शिक्षण सहायक, ग्रंथालय सहायक, क्रीड़ा सहायक के अंतर्गत न्यूनतम अर्हता से न्यून अर्हता प्राप्त आवेदकों के आवेदन पर गुणानुक्रम में, मतलब नहीं मिलने की स्थिति में और नीचे वालों को दिया जाना है, ठीक है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, इसको हम लोगों ने देख लिया। अब आपको जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा आपका, है ना, ये सब चीज़ों को तो कहाँ पर वेरीफाई कराना ही आपको। सेवा समाप्ति कब होगा, तो यहाँ पे लिखा है शिक्षा दौरान किसी विषय में रिक्त पर नियमित नियुक्ति अथवा स्थानांतरण, अगर आप गेस्ट लेक्चर में पढ़ा रहे हैं, अगर वहाँ पर रेगुलर भर्ती हो जाता है तो फिर आपको वहाँ पर से स्थापित कर दिया जाएगा, ठीक है। इन सब चीज़ों को देख सकते हैं आप, ये बहुत दिन है और बहुत सारे रूल्स हैं। संतोषजनक नहीं पाया गया, 15 दिन अगर आप अनुपस्थित है लगातार तो भी आपकी सेवा समाप्त की जा सकती है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग उसको देख लेते हैं, किसको, इसके जो मार्क्स किस आधार पे मानदेय आपको दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है, अब अतिथि व्याख्याता मैंने बता दिया, अतिथि व्याख्याता मतलब जिनके पास पीएचडी हो, जो श्रेणी 1, 2, 3 में पीएचडी हो, एमफिल हो या नेट सेट हो, उनको क्या मिलेगा, अगर 40 से 45 मिनट का अगर हो
क्लास लेते हैं, है ना, लेक्चर लेते हैं, तो 400 रुपये मिलने वाला है उनको। और 4 का मैक्सिमम एक दिन में कितना मिल सकता है, मैक्सिमम 4 क्लास ले सकते हैं, तो 1600 रुपये मैक्सिमम उनको मिलने वाला है। और टोटल पेमेंट कितना हो जाएगा मैक्सिमम प्रति माह 41,600 रुपये आपका मैक्सिमम हो सकता है। मैं बता दूं जिस दिन भी छुट्टी रहता है ना उस दिन आपका सैलरी नहीं बनता है। ये क्या बनता है, 40 से 45 मिनट की अगर आप क्लास लेते हैं तभी जाकर के आपका 400 रुपये बनेगा, और एक दिन में मैक्सिमम कितना बन सकता है, 1600। ठीक है, वैसे सेम है 60 मिनट के लिए अगर आपको व्याख्यान देते, अगर आपका क्लासेस 60 मिनट का लेक्चर आप देते हैं तो फिर आपको 500 रुपये बनेगा पर क्लास, और इस आधार पे आपको मैक्सिमम 2000 रुपये आपका मिल सकता है एक दिन में। और इसमें पेमेंट कितना हो सकता है, मैक्सिमम 50,000 आपका पेमेंट पहुंच सकता है सैलरी। ठीक है, तो क्लियर, इस चीज को भी ध्यान रखेंगे आप कि इसमें प्रति क्लास आपको पैसा दिया जाता है। एक क्लास लेने पे आपको 500 रुपये दिया जाएगा। अगर आप 60 मिनट से ज़्यादा का व्याख्यान या लेक्चर देते हैं तो अब एक दिन में कितना हो सकता है, मैक्सिमम 4, तो 2000 रुपये तक आपका एक दिन में आपका सैलरी बन सकता है। इसी आधार पे आपका मैक्सिमम कितना बनेगा, 50,000 रुपये। तो जिस दिन भी आपका छुट्टी या जो हॉलीडे होता है ना उस दिन का सैलरी नहीं बनता है अतिथि व्याख्याता में, गेस्ट लेक्चरर में। इस चीज को भी आप याद रखेंगे। सेम ऐसी है अतिथि ग्रंथपाल या फिर अतिथि क्रीड़ा अधिकारी की अगर भर्ती होती है तो उनको प्रतिदिन 1600 रुपये मिलने वाला है, और मैक्सिमम इनका होगा 40,000 रुपये प्रति माह। तो दैनिक मानदेय प्रति दिवस न्यूनतम 7 घंटा कार्य अवधि पर। तो जो भी अतिथि ग्रंथपाल है, अतिथि क्रीड़ा अधिकारी है, इनकी अगर नियुक्ति होती है प्रति 7 घंटे पे इनको प्रतिदिन के हिसाब से 1600 रुपये इनकी सैलरी बनने वाली है। ठीक है, ये तो हो गया अतिथि का। अब अतिथि व्याख्याता नहीं मिला, पीएचडी वाले नहीं मिले, नेट सेट वाले नहीं मिले, एमफिल वाले जब कैंडिडेट नहीं मिलते हैं ना तब ओनली पोस्ट ग्रेजुएशन, मैं पहले भी बोला हूँ अतिथि शिक्षण सहायक के लिए ओनली पोस्ट ग्रेजुएशन जिन्होंने स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की है उनके लिए है ये। तो उनको 300 रुपये मिलने वाला है प्रति क्लास, और एक दिन में 4 क्लास मतलब 1200 रुपये मैक्सिमम। और मैक्सिमम पेमेंट कितना बन पाएगा उनका, 30,000 तक ही बन पाएगा। ठीक, उसके बाद अगर आप 60 मिनट का लेते हैं, है ना, मतलब एक 60 मिनट से ज़्यादा का लेक्चर अगर इनका रहता है तो 350 रुपये बनेगा इनका, और मैक्सिमम इनका 1400 रुपये बन सकता है 4 क्लास। वैसे सेम है अतिथि ग्रंथपाल सहायक है, अतिथि क्रीड़ा सहायक है, तो इनका प्रतिदिन के हिसाब से 1200 बनेगा, और मैक्सिमम बन सकता है 30,000 रुपये। इस चीज़ को आप पूरा प्रॉपरली क्लियर कर लें कि जो गेस्ट लेक्चरर है ना, जो गेस्ट लेक्चरर जो अतिथि व्याख्याता लोग हैं, इनके लिए क्या है, अगर वो क्लास लेते हैं ना तभी इनका मानदेय बनता है ना। तो संडे हो गया या अदर जब कोई छुट्टी है, हॉलीडे है, उस दिन इनका मानदेय नहीं बनता है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। गेस्ट का मीनिंग यही है, अतिथि व्यवस्था या अतिथि व्याख्याता, मतलब आपको पढ़ाने पे आपको पैसा मिलने वाला। ठीक है, तो अतिथि शिक्षण सहायक से भी कन्फ्यूजन क्लियर हो गया, अब अतिथि व्याख्याता में भी कन्फ्यूजन क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो टर्म्स एंड कंडीशन, इसको भी थोड़ा बहुत देखते हैं कि प्रायोगिक कक्षाओं की गणना है तो 3 प्रायोगिक कक्षाओं को 2 सैद्धांतिक कक्षाओं के बराबर मान्य किया जाएगा। 7 घंटा तो इनको मैंने बता ही दिया है। अब देख लेते हैं अवकाश की सुविधा। इस बार अवकाश की सुविधा को ऐड किया गया है। तो अगर पीएचडी कोर्स वर्क हेतु कार्य पूर्ण होने के लिए आवेदन पर अधिकतम 180 दिन का अवकाश आपको दिया जा सकता है, बट इसमें अवैतनिक है। इस बीच में आपको कोई भी सैलरी नहीं मिलेगा। अगर आप 180 दिन का चाहते हैं, पीएचडी करना चाह रहे हैं, पीएचडी का कोर्स वर्क कंप्लीट करना है, तो आपको उस बीच में आपको कोई भी सैलरी मिलने वाला नहीं है, अवैतनिक है। मातृत्व अवकाश भी आपको मिलेगा 180 दिवस का, लेकिन इसमें भी अवैतनिक प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। अवैतनिक है मतलब आपको इसमें कोई भी सैलरी नहीं मिलने वाली है। ठीक है, अधिकतम 180 दिवस से अधिक अवकाश पर रहने की स्थिति में अतिथि व्याख्याता एवं अन्य को पुनः उसी महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण की पात्रता नहीं होगी। तो इस चीज को भी याद रखेंगे। और मैंने बता दिया कि कोर्स अगर 5 माह से आपका ज़्यादा है उसी को आपको अनुभव प्रमाण पत्र में कंसीडर किया जाएगा। इन सब चीज़ों को भी आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, तो विश्वविद्यालय हो गए 3 शैक्षणिक। यहाँ पर एक चीज़ और है, देखिए यहाँ पर विश्वविद्यालय या स्वशासी महाविद्यालयों की परीक्षाओं में आंतरिक एवं बाह्य मूल्यांकन संबंधी, तो यूनिवर्सिटी या फिर कोई भी ऑटोनॉमस कॉलेजेस में आंतरिक या बाह्य मूल्यांकन मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल बनना है अगर आपको प्रायोगिक कक्षाओं में, तो उसके लिए क्या है, श्रेणी 1, 2, 3 के ऐसे अतिथि व्याख्याता हैं जिन्हें 3 शैक्षणिक सत्र न्यूनतम 15 माह का अध्यापन का अनुभव होगा। तो श्रेणी 1, 2, 3 मतलब या तो पीएचडी हो उनके पास, या नेट सेट होना चाहिए, या फिर एमफिल होना चाहिए, और मिनिमम 3 शैक्षणिक सत्र, है ना, मतलब 3 साल का अनुभव जिनको है वो किसी भी राज्य के विश्वविद्यालय, स्वशासी महाविद्यालयों की समस्त परीक्षाओं में आंतरिक या बाह्य मूल्यांकनकर्ता के रूप में भी वो काम कर सकता है। तो एक्सटर्नल और इंटरनल बनने के लिए आप थोड़ा आपको क्या करना पड़ेगा, श्रेणी 1, 2, 3 में से 1, 2, 3 क्या है, एमफिल, पीएचडी या फिर नेट सेट होना चाहिए। ठीक है, 3 सब चीज़ों को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। और एक चीज़ और लिखा गया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में जिन अतिथि व्याख्याताओं हेतु स्थगन आदेश जारी किए गए हैं
ऐसे अतिथि व्याख्याताओं पर इस नीति का प्रावधान लागू नहीं होंगे। तो बहुत सारे जो ऐसे भी गेस्ट लेक्चरर हैं जो कॉलेज में पढ़ाते थे, जिनको हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर मिला हुआ है, स्थगन आदेश जारी हुआ है, उनके ऊपर ऐसी नीतियों का कोई प्रावधान लागू नहीं होगा। अतिथि व्याख्याताओं पर इस नीति का प्रावधान लागू नहीं होगा। तो उनको जो पहले जैसे मिलता था उसके हिसाब से उनको मिलता रहेगा, ठीक है। जो नए होंगे उनके लिए है ये। अब लिखा भी है अतिथि व्याख्या, अब ये देखिए प्लस पॉइंट ये है कि अतिथि व्याख्याताओं अंतर्गत प्रत्येक सत्र में अब 11 माह हेतु कार्य निष्पादन कराया जा सकता है। मतलब अब 11 महीने के लिए अतिथि व्याख्याताओं की भर्ती होने वाली है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सेमेस्टर पद्धति लागू होने के उपरांत प्रत्येक सेमेस्टर उपरांत दिए जाने वाले अवकाश की अवधि के अनुरूप एक बार के स्थान पर अब 2 बार ब्रेक दिए जाने के संबंध में पृथक निर्देश जारी किया जाएगा। तो जो अतिथि, अब क्या हो रहा था पहले 11 महीने, अब देखिए अब 11 महीने के लिए उनका फिक्स हो गया। 11 महीने तक अगर प्रिंसिपल चाहेंगे तो उनको रख सकते हैं और है ना अपना कार्य संपादन कराया जा सकता है। लेकिन उनको हर सेमेस्टर जब खत्म होने के बाद 15-15 दिन का अवकाश दिया जाएगा, क्योंकि अब सेमेस्टर सिस्टम लागू हो गया है। तो जैसे सेमेस्टर सिस्टम खत्म होते जाएगा आपको 15 दिन का अवकाश मिलेगा। तो टोटल मिला के 1 महीने का अवकाश हो जाएगा और 11 महीने अब आपको गेस्ट लेक्चर में पढ़ाने के लिए आपको भर्ती किया जा रहा है, ठीक है। तो ये अच्छा चीज़ है। पहले 7-8 महीने में ही है ना गेस्ट लेक्चर उन लोगों को निकाल दिया जाता था और फिर 3-4 महीने उनके लिए प्रॉब्लम होता था। तब 11 माह हेतु कार्य निष्पादन कराया जा सकता है। तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज होता है, ठीक है। संस्था प्रमुख का दायित्व होगा कि अतिथि व्याख्याता एवं अन्य सभी को ध्यान में प्रति माह भुगतान सुनिश्चित करें, है ना। और बहुत सारी चीजें हैं जो आप पढ़ सकते हैं। किसी भी 2 संस्थानों में अध्यापन नहीं कराया जा सकता, इन सब चीजों को भी आप ध्यान रखेंगे। ये उसका एडवर्टाइजमेंट है, इस आधार पे आपको देखने को मिल जाएगा। और आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ जाइए, जहां पर मैं डिटेल इस सब चीज़ों को और शेयर कर दूंगा, है ना, हर एक चीज़ को, ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया अतिथि व्याख्याताओं से संबंधित, मैंने पूरा डिटेल में समझा दिया आपको। अब हम बात कर लेते हैं 2-3 चीज़ें हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। तो असिस्टेंट प्रोफेसर जो रेगुलर भर्ती है, जो CGPSC के थ्रू जो होने वाला है, जो अभी सेट एग्जाम होगा, उसके बाद एक और सेट एग्जाम होगा नवंबर में, उसके बाद आपको जरूर प्रोसेस चल रहा है और उसकी भर्ती आने वाली है। इस नीति आने पे कोई इसमें रुकावट नहीं आएगा, इस चीज़ को याद रखेंगे। अतिथि व्याख्याता नीति 2024 अगर आया है तो इस वैकेंसी का कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, वो अपने टाइम पे आएगा। वैकेंसी जब तक नहीं आ जाती है, जब तक रेगुलर भर्ती नहीं हो जाता है, मतलब जब तक रेगुलर भर्ती होगा, एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, फिर फाइनल मेरिट सूची आएगी, जब तक वो ज्वाइन नहीं कर लेते हैं तब तक के लिए व्यवस्था किया गया है। तो जो भी पोस्ट में अगर अतिथि व्याख्याता अगर गेस्ट लेक्चरर पढ़ा रहा है, वहां पर अगर रेगुलर भर्ती जब होता है ना, तो ऑटोमेटिक उस अतिथि व्याख्याताओं का पद रिक्त हो जाता है, मतलब उसको छोड़ना पड़ता है। और जो रेगुलर वैकेंसी जो डायरेक्ट CGPSC जो भर्ती होकर के आता है, उनका ज्वाइनिंग हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे कि उस पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। जो भर्ती है वो प्रोसेस चली रहे, आप अपनी तैयारी जारी रखें। CG सेट एग्जाम का तैयारी आप करते रहें, क्योंकि अब CG सेट एग्जाम के बेस पे आप अतिथि व्याख्याता में कहीं कॉलेज में, है ना, भर्ती करेंगे। अतिथि व्याख्याता में अगर पढ़ाते भी हैं किसी कॉलेज में, अगर आपका सेट क्वालिफाइड है तो आपको 400 रुपये प्रति माह मिलने वाला है। लेकिन अगर आप ओनली PG करके आप अगर पढ़ाना चाह रहे हैं तो आपको 300 रुपये प्रति क्लासेस मिलने वाला है। 3 चीज़ों का भी इफेक्ट आपको पड़ने वाला है, ठीक है। तो उसमें टेंशन नहीं लेना है, आप अपना तैयारी करते रहिए, है ना। ये अभी गवर्नमेंट को देखिए, कॉलेज को गवर्नमेंट को चलाना है और नई शिक्षा नीति के तहत अब सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया गया है। तो अब प्रोफेसरों की कमी तो बहुत ज़्यादा ही है ना, असिस्टेंट प्रोफेसरों की कमी ही है कॉलेजों में। इसलिए अतिथि व्याख्याताओं की नीति पास किया गया ताकि मैक्सिमम 11 महीने तक गेस्ट लेक्चरर भी पढ़ाए, और जब कभी भर्ती हो जाएगा रेगुलर, है ना, जो कि प्रोसेस चल ही रहा है, जब भर्ती हो जाएगी तो फिर ऑटोमेटिक इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है अतिथि व्याख्याताओं का। तो इस आधार पे कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है, डिमोटिवेट होने वाली बात नहीं है। हम अपना तैयारी जारी रखेंगे और जो अतिथि व्याख्याता की नीति को मैंने पूरा डिटेल में मैंने समझा दिया, जो जिसका अनुमोदन हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा है ना, मंत्रालय के द्वारा भी पूरा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, ठीक है। तो चलिए फिर आज के वीडियो लेक्चर में काफ़ी हम कुछ चीज़ों के बारे में हम लोगों ने सीखा अतिथि व्याख्याताओं से संबंधित। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो लेक्चर आपको बेनिफिशियल लगा होगा। कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कॉलेज से संबंधी, है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम से संबंधी हर एक चीज़ का नोटिफिकेशन आपको मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें अपडेट मिलते रहेगा, है ना। लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप में तो आपको जुड़ना ही है, ठीक है। तो इस नोटिफिकेशन का कॉपी भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, थैंक यू।